नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल ये देखा गया कि बीजेपी का एक समारोह था और कोई दिनेश शर्मा है उत्तर प्रदेश सरकार का या उप मुख्यमंत्री, तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा था और वो प्रभु परशुराम का फावड़ा वड़ा वो जो है वो लहरा रहा था। ये अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं और उसी विघटनकारी हरकतों पर आमादा रहते हैं जिस तरह की विघटनकारी जातीय गतिविधियों पर बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो है जो जातवाद चलाने वाली पार्टियां करती हैं। ये ब्राह्मण सम्मेलन, ये भारतीय जनता पार्टी वाले ब्राह्मण सम्मेलन भी करेंगे, गुर्जर सम्मेलन भी करेंगे, निषाद सम्मेलन भी करेंगे, अभी सम्मेलन करेंगे और ये बोलेंगे कि हम राष्ट्रवादी हैं। तो थोड़ा सा इनको आईना दिखाना बहुत जरूरी है और इन्हों का आईना नहीं बल्कि और भी जो जातिवाद चलाते हैं उनके लिए भी आईना दिखाना जरूरी है। तो इन्हीं बीजेपी वालों की पार्टी का जो कि पहले बीजेपी पहले जनसंघ थी, उसी के एक कद्दावर नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम को यह देश भूल नहीं सकता, क्योंकि जो अंत्योदय की जो सिद्धांत है, जो उसकी अवधारणा है, जो इसमें मैंने अपने भारत सरकार के कई नीतियों में जो उसको कंसेप्चुअलाइज किया जाता है, तो ये विचार उन्हीं का था, अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, कि यदि आप इस देशवासियों के लिए अपने भारतीय अवाम के लिए कुछ करते हैं तो उसका पैमाना यह होगा कि जो सामाजिक सीढ़ी का, सामाजिक पायदान का जो अंतिम व्यक्ति है उसके जीवन में कितना बदलाव आया है, वही असली वो पैमाना है आपके प्रयासों का, आपकी नीतियों को लागू करने का। तो उसी से नापा जा सकता है। तो जो सबसे सामाजिक सीढ़ी का जो सबसे जो निचले पायदान पर बैठा हुआ हमारा भारतीय भाई बहन है, उसकी स्थिति में क्या बदलाव आता है, वो कैसा महसूस करता है, उसी से जो है किसी भी आर्थिक प्रगति का और उसको सुख पहुंचाने का जो प्रयास है वो नापा जा सकता है। तो उसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हालांकि उस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ जो
जो उनके साथ ट्रेजिडी हुई, जो दुर्घटना हुई, वह देश को शर्मसार करता है। इतने बड़े नेता को जो है वो इंदिरा गांधी ने, जब तो बिल्कुल स्पष्ट है कि चूंकि वो उसमें इंदिरा बहुत लोकप्रिय हो रहे थे, और इंदिरा गांधी को अपने जो प्रभाव है उसको वो खतरा दिख रहा था, और उनकी बहुत एक साजिश के तहत उनकी जो है हत्या करवा करके और उनके शव को बहुत अपमानजनक ढंग से मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाया गया था। और उससे भी दुखद ये बात है कि जनसंघ का कोई भी नेता उनकी मृत्यु की उनके इस रहस्यमय या साजिशन में मृत्यु की जांच की मांग नहीं कर सका। इतना भी नैतिक साहस नहीं था इसका जनसंघ का। और आज पौने 8 साल हो रहे हैं मोदी के शासन काल को, और बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ डींग हाँकते हैं। कम से कम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच ही तो कर लेते। लेकिन मोदी महोदय को, बीजेपी वालों को मालूम है कि जब भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच होगी तो ये जेएनपीसी और जेएनपीसी की जो गद्दार इंदिरा गांधी है वही बेनकाब होगी। तो चूंकि बीजेपी वालों को जेएनपीसी और जेएनपीसी के गद्दार इंदिरा गांधी को बचाना है, तो कभी भी अपने ही नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जांच वो नहीं करवा सकते हैं और न करवाएंगे। इनका राष्ट्रवाद तो बहुत ही झूठा किस्म का है ना। तो चलिए जो है उनके कुछ जो ये जातिवाद चलाते हैं, जो आज ये इनके दिनेश शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो फावड़ा जो है वो प्रभु परशुराम का लेकर के लहरा रहे थे और ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे। तो उनकी इस जातीय गतिविधियों पर और जो समाज को तोड़ने वाली गतिविधियों पर उनको आना दिखाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि उन्हीं के पार्टी के थे, उनके विचारों के द्वारा इनको आईना दिखाना जरूरी है। तो उसी को बताया जा रहा है। तो हमारे एक जानने वाले वो जौनपुर के थे। तो किसी वक्त में जौनपुर का जो है वो एक विधानसभा का चुनाव था, और वहां से वो चुनाव वहां से वो चुनाव लड़ रहे थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिर्फ विचारों में ही महान नहीं थे, अपने आचरण में भी थे। तो जौनपुर विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे थे। तो घर घर प्रचार के लिए तो जो सज्जन जो मेरे परिचित थे वो बता रहे थे कि उनके साथ वो लगे थे। तो एक ब्राह्मण परिवार में चले गए बात करने के लिए। तो वो ब्राह्मण जो भारतीय भाई थे, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देख के कह रहे हैं कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आप भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण, आपको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वहां तो कुछ नहीं बोले। जब वो जब उसके घर से बाहर आए तो जो सज्जन थे उनके साथ जो कि मेरे परिचय में आते थे, तो उनसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, सिंह साहब आपने देखा वो क्या कह रहा था कि आप भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण, क्या इससे देश चलेगा। मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जो उसने बोला, बहुत दुख हुआ इस बात का कि ये सोच कि मैं भी ब्राह्मण आप भी ब्राह्मण। तो उन्होंने इस पर बहुत चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे देश चलेगा।
तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इस चिंताओं की सारी पार्टियां, अब विशेष करके बीजेपी भी सिख है कि ब्राह्मणवाद चलाने से और ठाकुरवाद चलाने से, यादववाद चलाने से या कुर्मीवाद चलाने से यह देश चलेगा, निषादवाद चलाने से देश चलेगा। यही चीज जो है भाजपा ताकत दल अपने 7 से 8 से वीडियो जारी करके कह रहा है कि सिर्फ भारतीयता चलाने से, भारतीयता की बात करने से यह देश चलेगा। बीजेपी वालों, आप भी जान लीजिए, और भी जो जातीय जो है, जो माने जातिवाद की जो हरकतें करते हैं, जाति समीकरण बिठाते हैं और जाति समीकरण के अनुसार जो है अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं कि यहाँ पर इतने इस जाति के हैं वोटर, तो इस तरह का वोटर इस तरह का कैंडिडेट खड़ा करो तो जाति के आधार पर वोट बटोरने में आसानी होगी। सवाल है इस बात का कि जो ऐसी सोच के हैं वो क्या देश चलाएंगे। ये माना कि हमारे अभी आवाम जो है अभी इसी जाति बातों पर संवेदनशील है, लेकिन फिर भी फर्ज क्या है, मैं क्या कर रहा हूं कि उनको जाति संवेदनशीलता से हटा करके जो राष्ट्र के प्रति जो संवेदनशीलता है वो लानी है उनको, और लोग आ भी रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि ये जो मैंने हमारे भारतीय समाज में जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो राजनीतिक दलों का वेश बनाए हुए हैं, और इन्होंने इसी रूप में इस चुनाव आयोग से मान्यता भी ले रखी। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवाद, कैसा भारतीय भाई? कोई भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि कैसा भारतीय? जब तुम भारतीयता की हर बात को तोड़ रहे हो, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हो और निषाद सम्मेलन कर रहे हो, गुर्जर सम्मेलन कर रहे हो, कुर्मी सम्मेलन कर रहे हो, तो कैसी भारतीयता? तो हमारी आवाम इनसे पूछे, और कम से कम अपने जो उन्हीं के दल के थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस चिंता जो अभी बताई गई है कि जब वो, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, उनको चुनाव हारने का गम नहीं था, लेकिन इसका दुख जरूर था कि वो कैसे कह रहा था कि आप भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण। इस पर वो चिंतित हो गए थे। आज तो हमारे देश में तमाम विभूतियां हैं, उनकी बात मानने को तैयार हो तब ना। तो ये जो राजनीतिक दलों के वेश में जो इस समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं, ये कभी भी कुछ भी नहीं दे सकती हैं हमारे अवाम को और हमारी जनता को, सिवाय विघटन की बात। अब और इन्हीं को देखा देखी, चूंकि ये मुखौटा पहने हुए राष्ट्रवाद का और सारी हरकतें कर रहे हैं वो जातिवाद का। तो अब दुर्भाग्य से यानी हमारी आवाम भी थोड़ा मैंने जातिवाद के प्रति जो है वो संवेदनशील है, संप्रदायवाद के प्रति वो संवेदनशील है, भाषावाद के प्रति संवेदनशील है। भाषागत जो प्रांत बनाए हैं, प्रांत बनवाए गए हैं उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो उन प्रांतों के प्रति संवेदनशील है। लेकिन प्रत्येक राष्ट्रवादी का और प्रत्येक उस नागरिक का और युद्ध कहिए कि यानी वो सभी नागरिक का ये फर्ज बनता है कि ये जो संकीर्णता आधारित जो संवेदनशीलता है, जाति के प्रति, संप्रदाय के प्रति, भाषा के प्रति, प्रांत के प्रति,
ये सारी संवेदनशीलता को शून्य करके, नष्ट करके एक ही संवेदनशीलता स्थापित करनी है अपने राष्ट्र के प्रति। तो ये न करके जो है, तो ये काम मानता हूं जो अपनी आवाम भी उसी के अनुसार जो है वो मैंने संवेदनशील है, तो ये काम थोड़ा मुश्किल है। लेकिन काम मुश्किल हो चाहे आसान हो, जो इस देश के लिए जरूरी है वही करने का है। भारतीय जनता दल या मैं, हम लोग के पास अभी उतना साधन नहीं है। साधन पर काबिज ये सब है, देश की विघटनकारी ताकतें, सिस्टम पर ये काबिज है देश की विघटनकारी ताकतें, पूरे तंत्र पर काबिज है ये विघटनकारी ताकतें। काबिज होकर के फिर वही वो समाज को तोड़ना और इस देश को कमजोर करने की हरकतों में वो लगे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता दल जिसके पास उतना साधन भी नहीं है, लेकिन वो इसी चिंता से कि अपनी आवाम को जितनी भी संकीर्णता आधारित है, संकुचित आधारित है, कि जाति के प्रति, संप्रदाय के प्रति, भाषा के प्रति, प्रांत के प्रति जो सारी संवेदनशीलताओं को नष्ट करके, शून्य करके, समाप्त करके एक ही संवेदनशीलता अपने आवाम के प्रति, पूरे आवाम के प्रति और अपने देश के प्रति संवेदनशीलता को जगाने के लिए ही भारतीय जनता दल ये प्रयास कर रहा है। और जब सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भारतीयता के आधार पर एक करके सिर्फ भारतीयता और अपने आवाम के प्रति संवेदनशीलता लाने के लिए प्रयास कर रहा है, ये सारी पार्टियां जो है वो विरोध कर रही हैं। कोई आके धमका रहा है तो कोई वो कर रहा है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो कि समझाया जा रहा है और निवेदन भी किया जा रहा है कि हमारी आवाम जो है वो भारतीयता के आधार पर जब तक एक होकर के इन ताकतों का विनाश नहीं करेगी और भारत की पावन धरती से इनका समूल नाश नहीं करेगी, ये अपनी विघटनकारी हरकतें बंद नहीं करेंगे। और सारी समस्या इसी से है, सारी समस्या इसी से। इन विघटनकारी ताकतों का यदि एक एक का वर्णन किया जाए, इनकी करतूतों का, तो बहुत लंबा वर्णन बन जाएगा। लेकिन इनको मुख्तसर में थोड़े में ही जो है इनको समझा जा सकता है कि ये सत्ता के लिए बिल्कुल लालच, इनका पूरा प्रयास रहता है कि किसी तरह से इनके हाथ में सत्ता आ जाए। ये यदि एक के द्वारा नहीं होता तो कुछ जातियों पर कुछ जातियों पर एक पार्टी करेगी और एक पार्टी करेगी और दूसरी जातियों पर दूसरी पार्टी करेगी, और इसी प्रकार जो है तो कुछ न कुछ जो है उनको जो है वो प्रतिनिधित्व मिल जाएगा और वो मिल करके भी जो है वो सत्ता पर काबिज वो हो जाएंगी। सत्ता मिलने पर सिर्फ वही लूट, और लूट के द्वारा जो काला पैसा मिलेगा, फिर उसी काले पैसे से हमारे आवाम को कमजोर करने मतलब उनको लालच का शिकार बना करके फिर उनके वोट को छीनने की साजिश की जाएगी। तो इस प्रकार से एक बंद वृत्त में विशेष सर्किल की तिकड़म करके, साजिश करके, जातीय सांप्रदायिक करके सत्ता हथियाना, और सत्ता के द्वारा फिर लूटना, फिर उसी लूट के माल के द्वारा, लूट के पैसे के द्वारा फिर जो है वो वोट को खरीदना और फिर सत्ता हथियाना। तो यह एक बंद वृत्त, विशेष सर्किल ये चला रहे हैं सब। तो इस विशेष सर्किल को, इस बंद वृत्त को
जिसमें कि हमारी आवाम, हमारा देश इसमें पिस रहा है, इसको तोड़ने की जिम्मेदारी अब अपने आदरणीय भारतीय आवाम के कंधों पे आ गई है और इसको तोड़ना बहुत जरूरी है और इसको आप ही जो है वो तोड़ सकते हैं। बाकी संस्थाएं बेकार हैं, वो थोड़ा दिखावटी, तो थोड़ा सा चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ नहीं है। सारी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर आ गई है कि इन जो है विघटनकारी ताकतों को जो कि तिकड़म करके सत्ता हथियाना, सत्ता में मिल जाने पर इस देश को लूटना और लूटे हुए पैसे से, लूटे हुए माल से फिर आपको कमजोर करना मतलब कि आपको लालच का शिकार बना करके आपके वोट को छीनना, ये इनका एक चक्र है, बंधवृत्त है। तो इस बंधवृत्त को तोड़ने की जिम्मेदारी आप ये, क्योंकि इसमें आप भी पिस रहे हैं, इस देश की आवाम भी पिस रही है और जो है देश भी पिस रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता दल ये बराबर निवेदन करेगा और करता रहेगा कि ये भारत राष्ट्र बन गया है, इसका एक संविधान भी बन गया है और संविधान में भी हमारे उन अमर शहीदों जो कि परम राजभक्त भी थे, क्रांतिकारी भी थे और इस मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने प्राण सहित सब कुछ जो है भारत माता की बल वेदी पर सर से न्यौछावर किया है। उनकी प्रेरणा के आधार पर कि हम सभी लोग भारतीय हैं और भारतीय के अलावा कुछ नहीं है। हमारा असली वजूद है कि हम भारतीय हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। न तो हम हिंदू हैं, न तो मुस्लिम हैं, न तो हम ठाकुर हैं, न तो ब्राह्मण हैं, न तो यादव हैं, न तो कुर्मी हैं, न तो ओबीसी, कुछ नहीं है। हमारा असली वजूद है कि हम भारतीय हैं। और इसीलिए जितना जल्दी हो सके, जो कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसकी प्रवृत्ति को कुचलने की जरूरत है। जो कहता कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसे लोगों की प्रवृत्तियों को कुचलने की जरूरत है। जो कहता है गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, उनकी भी प्रवृत्तियों को कुचलने की आवश्यकता है। उनको एहसास दिलाना कि भाई ये हिंदू मुस्लिम जो है देश ही नहीं है, देश है, देश भारत है और देश जो है भारतीयों का है। इसीलिए मैंने यादव और मुस्लिम का जो समीकरण बनाते हैं, ये मुआई बनाता है वो आरजेडी वाला और ये समाजवादी पार्टी के लोग, और जो है वो माने ध्रुवीकरण हिंदुओं का, वो हिंदुओं का ध्रुवीकरण करके ये बीजेपी जो चुनाव जीतती है और इसी प्रकार से जो है जातिवाद और संप्रदायवाद के आधार पर जो है ये टीएमसी के लोग, कांग्रेस जो है या एनपीसी जो है वो चुनाव जीतती आई है। दक्षिण की पार्टियां जो है तमिल बोल करके इन सारी शक्तियों को परास्त करना है। और वो अस्त्र है, वो हथियार है भारतीयता। अब देखिए, भारतीयता की बात जब ये चलाई जा रही है तो हमारी वो माताएं और बहनें शायद वो एकेडमिक लेवल पर यानी शिक्षा के लेवल पर उतना ज्ञान अर्जित करने की स्थिति में ना हो, लेकिन उन अपने एक इंट्यूशनल, अपने अंतरात्मा की आवाज पर उनको एहसास हो रहा है कि भाई देश में एकता होना जरूरी है और सबको बराबरी के आधार पर समान मिलना जरूरी है। इस आधार पर तमाम वो जो है उनकी आवाजें अब जो है उनकी आवाजें, उनके विचार जो है भारतीय जनता दल के आह्वान पर प्रतिध्वनित हो रही हैं, व्हाट्सएप पर दिखाई पड़ रही हैं। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि वो प्रतिध्वनि अब इस आयाम की हो जानी चाहिए कि इनके कानों में पड़े, और इनके कानों में पड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आवाम को, अपनी आवाम को उनको जगाना है कि आप उस निद्रा से या उस भ्रम के बाहर आइए
कि आपका वजूद इस देश में मैंने वो हिंदू के रूप में है, आपका वजूद इस देश में ठाकुर के रूप में है, आपका वजूद ब्राह्मण के रूप में है, कतई नहीं। आपका वजूद, सबका वजूद सिर्फ एक ही रूप में है कि आप भारतीय हैं, क्योंकि राष्ट्र भारत है। भारत के संविधान से यह संचालित है, उसके द्वारा नियंत्रित है। तो जहां पर एक और हमारी वो माताएं बहनें, हमारे वो भारतीय भाई बहन, जहां पर मैंने उनको ज्ञान अर्जित करने का, अपने शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने का अवसर न मिला हो, लेकिन फिर भी अपने अंतरात्मा की आवाज के आधार पर ही वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि देश में एकता होना जरूरी है। लेकिन अभी भी जिसकी ओर हमारे स्वामी विवेकानंद ने इशारा किया था कि ये जो इलाइट वर्ग है, सम्राट वर्ग है, जिसमें कि बौद्धिक वर्ग आता है, ब्यूरोक्रेसी आती है, नौकरशाही, यानी वो कर्मचारी, अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, ये कुनबा, ये मीडिया वर्ग आता है, ये मतलब कि जिसमें वो सम्राट वर्ग में हमारे जो बौद्धिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, जो नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, या व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, या सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, या यादव या ओबीसी कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं, इनमें वो संचार नहीं हो पा रहा है। इसकी ओर हमारे स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले इशारा किया था, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बताया था। लेकिन समय आ गया है कि उन मानसिक कुंठाओं को दूर करके उस मानसिक गुलामी को दूर करके ये जो भारतीय एकता की मुहिम है और भारतीय एकता का जो विचार है, उसको अपनाने के लिए आगे आए, इसी की आवश्यकता है। कितने लोगों ने कहा हमको बताया, कह रहे साहब ये जो है ये बौद्धिक वर्ग है, ये नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ये शहरी वाले हैं, व्यापारिक वर्ग हैं, और सवर्ण वाले हैं, ओबीसी वाले, यादव वाले हैं, ये इसमें नहीं आएंगे। मैं मानता हूं कठिन काम है, लेकिन भारतीय जनता दल का पूरा विश्वास है। अभी तो साधन मना नहीं है, और साधन के लिए जो है वो कोशिश हो रही है, साधन जुटाए जा रहे, सीमित साधन है भी, लेकिन इतना विश्वास है कि जिस वक्त सभी तबके को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, माने नौकरशाह हो, चाहे न्यायपालिका के लोग हों, न्यायपालिका में वो लोग कार्यरत नहीं, जो रिटायर्ड है, रिटायर्ड जस्टिसेस, न्यायमूर्तिगण, रिटायर्ड जो है वो न्यायाधीशगण, मजिस्ट्रेट, जो दंडाधिकारीगण, जो भी है, तो वो जो ये जो तबका है, मैंने सेवानिवृत्त आपके न्यायमूर्तिगण, न्यायाधीशगण इत्यादि, सेवानिवृत्त हमारे जो है जो राजनयिक है या सिविल सर्वेंट है, या जिनको आप जो है नौकरशाह कहते हैं, ब्यूरोक्रेट कहते हैं, और भी वो कर्मचारी होंगे, हमारे व्यापारिक माने कमर्शियल क्लास, व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं, और हमारे सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, ओबीसी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं। इन सभी के पास भारतीय जनता दल फेस टू फेस सामने आकर के ये पूछेगा, उनसे जरूर पूछेगा
कि क्या आपके लिए इस देश की अहमियत है या नहीं है, ये पूछेगा। क्या आपके लिए इस भारत राष्ट्र की अहमियत है या नहीं है? तो आप खुद सोच कर देखिए कि हमारा यह देश सुरक्षित कैसे रहेगा। क्या ऐसे ही बांट बांट करके यानी देश वो चलेगा? यह उनको बिल्कुल मौलिक रूप से उनको भी सोचवाने पर उनको सोचवाने पर या सोचने पर मजबूर करेगा कि देश की अहमियत को समझना पड़ेगा आपको, देश की अहमियत को महत्व आपको देना पड़ेगा और अपनी आवाम की महत्व को आपको देना पड़ेगा। वो भी सोचने पर मजबूर होंगे। जब देश ही कमजोर हो जाएगा, ना तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो सुरक्षित रहेगी, न तो व्यापारिक वर्ग जो है वो न तो हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले जो है भारतीय भाई बहन सुरक्षित रहेंगे, या कोई भी सुरक्षित जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो इसलिए सबको आवश्यकता है कि भारतीयता के महत्व को, भारतीयता आधारित जो है राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, आवाम परस्ती, मुल्क परस्ती की अहमियत को सभी लोग समझें। और उसमें जो उसका जो समन सब्सटेंस है, माने जो उसका मुख्य अवयव है, मेन ग्रिट है, सबको सम्मान बराबरी के आधार पर। देखिए ये जो ताकतें हैं, ये बराबरी के आधार पर सम्मान देने के भी माने आंतरिक रूप से यदि आप पता करेंगे तो वो सम्मान देने के लिए भी वो तैयार नहीं है। इसी बीजेपी में, इसी भारतीय जनता पार्टी में आपको मिल जाएंगे कि साहब जो है, और इसीलिए शायद माने एक अंदाज है कि वो भारतीय आवाम ताकत दल से का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इनमें से कुछ लोग जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कभी ये पंचर पुत्र कहते हैं, कभी ये जिहादी कहते हैं, कभी मियाँ कहते हैं, कभी कटुआ कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, उनको ये साथ मिला रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, जिनको कभी हरिजन कहेंगे, कभी चमार कहेंगे, कभी वो कहेंगे, उनको ये साथ मिला रहे हैं। ये ऐसी सोच रखने वाला और ऐसे लोग ही जो है राजनीतिक पार्टी वो चला रहे हैं। और ये बीमारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में सीमित हो, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आप जरा सा मैंने गुप्त रूप से बात करिए, वो भी इन्हीं संबोधनों को बोलते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं और जो उनके पदाधिकारियों से बात करिए, वो भी इन्हीं अल्फाजों की बात करेंगे। तो जो हमारे इस समाज के लोगों को और भारतीय समाज के लोगों को, हमारे भारतीय भाई बहनों को एक जो है सम्मानजनक संबोधन तक नहीं, सम्मानजनक संबोधन दे करके उनको सम्मान देने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। वो जो है वोट बटोर रहे हैं, आपका वोट छीन रहे हैं। और इनके देखिए जितने इनके भाषण होते हैं, उन भाषणों का मजमून पर जरा आप गौर करिए। वो सिर्फ दो ही बात बोलेंगे कि मान लीजिए ये अखिलेश बोलेंगे बीजेपी हार रही है, बीजेपी को हराने के लिए वो जनता बैठी हुई है, योगी जी जाने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, बस यही। एक भी मुद्दा वो जनता की क्या तकलीफें हैं, जनता की समस्याएं क्या हैं, उसका समाधान कैसे करेंगे, कुछ समस्याओं का कुछ ज्ञान है कि नहीं, कुछ नहीं। और बाकी इनका जाति तिकड़ा। तो ये अवाम के है ही नहीं, ये हमारे देश के अवाम के नहीं है। और बाकी आपको जो चुनावी जो झुंझुना है, जो वो इलेक्टोरल लॉलीपॉप अब ये
इलेक्टोरल लॉलीपॉप या चुनाव झुंझुना, जो कि केजरीवाल ने काफी उसको कामयाबी मिली, 2 बार मिल गई दिल्ली में, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी। तो ये अखिलेश भी उसी से वो प्रेरित हो गया, जो हो सकता है कि वही बात चल जाए और वही सिक्का चल जाए इनको। तो इन सभी को जो चुनाव झुंझुना दे करके आपका वोट छीनने की साजिश करते हैं, उनको ठीक से पहचानिए। और इसके विषय में मैं भारतीय जनता दल ने कई बार बताया हुआ और आगे भी बताएगा। और इनको जान लीजिए कि चुनाव बहेलिया है। तो जैसे बहेलिया जो है वो दाने फेंक करके वो चिड़ियों को, परिंदों को फंसाता है अपने जाल में, फंसाने के बाद ले जा करके उनकी हत्या कर देता है और मार करके खा जाता है। उसी प्रकार ये जो है, ये चुनावी झुंझुने का कि मुफ्त बिजली ले लो, मुफ्त पानी ले लो, इसके बाद जो है आपको उनके जो केजरीवाल हो उनके जाल में, चाहे अखिलेश हो, चाहे उनके जाल में फंस जाइए। फिर 5 साल तक जो है वो आपकी हर तरह से वो आपके हितों की और नारकी जीवन देने की, इस तरह से आपको वो हत्या कर देंगे। तो इनसे सावधान रहिए। और ये मैंने इस मुल्क की और भारतीय समाज की अभिशाप पार्टियां जो हैं, उनके यही हथकंडे ही हैं। इनको ठीक से आप पहचानिए। तो और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में और जो संविधान बना है, सर्वशक्तिमान, सबसे ताकतवर अपनी आवाम है। तो हमारे देश में भारत के संविधान के अनुसार और वैसे भी सर्वशक्तिमान अपनी आवाम है। लेकिन जो ये सर्वशक्तिमान वाली स्थिति है आवाम की, वो तब संभव है कि जब आवाम एक हो। तो इसलिए ये सारी पार्टियां उस सर्वशक्तिमान आवाम को कमजोर से कमजोर करने के लिए इतने अस्त्र यह हथियार है उनके। जातिवाद का हथियार है, संप्रदायवाद का हथियार है, या सांप्रदायिकता का हथियार है, भाषावाद का हथियार है, और भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हुए हैं, प्रांतवाद का हथियार है, और भी हथियार है। इन हथियारों के द्वारा आपको बांट बांट करके सर्वशक्तिमान आवाम को कमजोर से कमजोर वो करना चाहते हैं। इस वास्तविकता को समझिए आप लोग। और इससे भी और इसको भी कमजोर करने में कोई कसर रह गई तो फिर आपको लालच के द्वारा मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और जो पैसा बांटते हैं, और कभी कभी व्यक्तिगत रूप से वो लुभाते हैं कि यदि हम जीत जाएंगे तो आपका वो गलत सलत जो धंधे वो चलवा देंगे, थानों से बसें जो है वो छुड़वा देंगे, आपका ये धंधा वो चालू कर देंगे, ये ठीके आपको दिलवा देंगे। इस तरह से लालच में आपको फंसाना। और उससे भी, और उसमें भी यदि कमी रह गई तो झूठ और अफवाह से आपको मानसिक रूप से गुलाम बना देना, कि आप सोच ही नहीं पाए कि जो ऐसा कर रहा है वो हमारा भी शत्रु है और इस देश का शत्रु है। इसीलिए तो ये यानी अपनी आवाम अपने शत्रुओं को चुन रही है, अपनी आवाम जो है अपने देश के दुश्मनों को चुन रही है, और चुनने में कोई उसको कोई हिचक नहीं है। उसका मुख्य कारण है कि 60-70 सालों में झूठ और अफवाह के द्वारा
कितने ऐसे असत्य झूठी बातें आपके दिमाग में ठूसी हुई है। तो इससे आपकी जो विवेकशीलता है कि आप पहचान सके कि कौन इस देश के लिए उपयोगी है, हितैषी है, और कौन इस देश का दुश्मन है, यह विवेकशीलता की जो क्षमता है वो छीन लेते हैं। तो इससे आपको मानसिक गुलाम बना करके और कमजोर करते हैं। तो इनकी जो मुख्य मंशा है कि जो हमारी आवाम जो सर्वशक्तिमान है उसको कमजोर से कमजोर बना करके ही ये अपनी जो साजिश है कि उस आवाम से वोट छीनने की उसमें ये कामयाब होते हैं। और ठीक इसके विपरीत भारतीय आवाम ताकत दल आप सभी को जो सर्वशक्तिमान की आपकी जो स्थिति है उसी में आपको लाना चाहता है। भारतीय आवाम ताकत दल को वोट की चिंता नहीं है। आप यकीन करें या न करें यह आपका अधिकार है। लेकिन इतना ही हम कह सकते हैं कि भारतीय आवाम ताकत दल वोट चिंता बस इस बात की है कि जो आप कमजोर से कमजोर हो गए हैं और जो है इन विघटनकारी ताकतों के शिकार बन रहे हैं और इनके द्वारा जो है वो नारकी जीवन को झेलने के लिए मैंने उसको सहने के लिए जो वो मजबूर हो गए हैं। मानसिक रूप से आपके दिमाग में ये बैठ गया कि कुछ हो ही नहीं सकता है, ये हमारी नियत में है, ये तो नेता है। लोग बोलते हैं ना सब नेता है, हम तो प्रजा हैं। ये स्थिति तब होती है कि आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी आप इतने मजबूर हो जाएं, बेहोश हो जाएं, लाचार हो जाएं। वो कब स्थिति आती है कि जबकि आप बिखरे हुए हैं। इसके ठीक विपरीत भारतीय आवाम ताकत दल आपको सर्वशक्तिमान बनाना चाहता है। और वो आप सर्वशक्तिमान तभी जो आपकी वास्तविक स्थिति है तभी हो सकते हैं जब आप एक हों। इसलिए ये संगठन ने, हमारे संगठन ने, राजनीतिक संगठन ने जो नाम भी रखा है भारतीय आवाम ताकत, भारत की आवाम ताकत को वापस लाना। और भारतीय आवाम ताकतवर होगी तो यह देश भी ताकतवर होगा। यही चिंता है इसको। जो हमारी आवाम को कमजोर से कमजोर बना करके उनको नारकी जीवन देने के लिए आमादा है ये सब जो अपने देश की विघटनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है, इनके जाल से बाहर निकलिए, इनके मोह माया से बाहर निकलिए। और उनमें जो सबसे बड़ी बाधा है ये व्यक्ति पूजा और अंधभक्ति, व्यक्ति पूजा और अंधभक्ति। कितने लोग जो है मोदी जी के अंधभक्त हो गए हैं, मोदी जी की पूजा करते हैं। कितने लोग जो है वो अखिलेश की पूजा करते हैं, अखिलेश के अंधभक्त हो गए हैं। कितने लोग जो है वो मायावती के अंधभक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये अंधभक्ति और व्यक्ति पूजा जो है यानी आवाम परस्ती, यानी जो है पूजा करनी चाहिए अपनी पूरी आवाम की। हमारे लिए महत्व इस देश का आवाम है और देश है, सबसे ऊंचा देश, उसके बाद अपनी आवाम, और इसके बाद कोई नहीं है। अब सबसे बड़ा अब हमारे लिए सबसे बड़ा देश है भारतवर्ष, और इसके बाद अपनी आवाम। इसके बाद न कोई मोदी हैं, न कोई अखिलेश हैं, न कोई राहुल हैं, न मायावती हैं, न तो ये ममता बनर्जी है। महत्व सिर्फ दो ही का है, अपना देश भारतवर्ष और अपनी आवाम, 135 करोड़। तो ये जो बीमारी है व्यक्ति पूजा की और अंधभक्ति की, इसको भी दूर करना होगा।
ये जितने भी अंधभक्त हैं, मोदी के अंधभक्त, अखिलेश के अंधभक्त, मायावती के अंधभक्त और ममता बनर्जी के अंधभक्त, इस प्रकार उधर भी दक्षिण भारत में भी अंधभक्ति चलती है। ये अंधभक्ति की जो आदत है, जो कल्ट है, जो 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 इस तरह की माने हैबिट है, उसको शून्य करना होगा, छोड़ना होगा। ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता दल का कहना है कि आपके लिए जो ये देश भारतवर्ष है, और अवाम से मतलब 135 करोड़ लोग, 135 करोड़ लोग से मतलब बगैर भेदभाव के, फिर फर्क नहीं करना है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ठाकुर है, ब्राह्मण है, ये तमिल है, ये पंजाबी, कुछ नहीं, पूरी अवाम है हमारी, पूरे अपने भारतीय भाई बहन है। तो भक्ति भी करनी है तो अपनी 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 पूरी अवाम से करनी है। और सारी जो मैंने ये जो संकीर्णता आधारित जो एलिजियंस है कि गुजरात गरबी है तो तमिल संगम है, तो इस तरह की सारी जो संवेदनशीलता को शून्य करना होगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के कुछ बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनकी सुरक्षा में सेंध है, उनकी सुरक्षा में सेंध है। उनको इलिमिनेट करने की, उनको रास्ते से हटा देने की साजिश तो है निश्चित रूप से। और साजिश इसमें भी कहने में कोई वो संकोच नहीं है कि जिस मोदी जी ने इस जेएनपीसी का निवाला छीना है, सत्ता का निवाला छीना है, तो मोदी जी उसके लिए हमेशा जो है वो सबसे बड़े शत्रु हैं, और किसी भी तरीके से उनको जो है वो हटाना चाहते हैं। तो एक साजिश का रूप तो है। तब इसमें से दो पहलू है। यही तो मोदी जी की कायरता कि एक मुख्यमंत्री तक को जो है वो बर्खास्त आज तक उन्होंने पौने 8 साल में किया ही नहीं है। बल्कि मोदी जी जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुआ, केरल का विजयन हुआ, और उनकी गाली खाते रहे हैं। ये अलग से दुखड़ा है। जो मोदी जी की जो आज दुर्दशा है, जो कि किसी प्रांत में जा रहे हैं और वो हत्या की साजिश हो रही है, इसके लिए देखा जाए कि सिर्फ मोदी जी जिम्मेदार है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा इस कदर गिरा दिया है कि एक प्रधानमंत्री को जो है एक मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी मौके बेमौके गाली देती रहती है। विजयन वहां का केरल का मुख्यमंत्री, वो भी ऐसा ही वो करता ही रहता है। बताइए, एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री, जबकि अनुशासन ये कहता है कि यदि कोई भी राज्य या उसका मुखिया जो है भारत के संविधान के अनुरूप, प्रधानमंत्री की इज्जत करना मुख्यमंत्री का फर्ज होता है। तो यदि कोई राज्य या राज्य की सरकार या उसका मुखिया जो है वो संविधान की भावनाओं के अनुरूप ये काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट भी जो है वो सत्ता में बने रहने का अधिकार वो खो देता है। लेकिन नहीं, पौने 8 साल हो गए, इस कायर मोदी ने एक भी सरकार को जो है वो बर्खास्त नहीं किया, गाली सुनते रहे। और चुनाव में जिस तरह से बोलते हैं कि दीदी वो दीदी, ये क्या होता है? आप अपनी नीतियां बताइए, आप अपने प्रोग्राम बताइए, आप अपने जो है देश की तस्वीर बताइए। ये क्या होता है वो दीदी वो दीदी? तो वो दीदी भी आपको वो पलट के वार करती है। वो ये मोदी महोदय जब वहाँ थे गुजरात के मुख्यमंत्री, तो तुमने सुना था
कि भाई हमको तो लोगों ने इतने पत्थर मारे कि हमने सारे पत्थरों को जो है वो सीढ़ी बना दिया। तो जब आप पत्थर खाने के आदती हो गए हैं, और जो है जो इस देश का जो सबसे बड़ा डकैत चोर है, जिसने इतना बड़ा डाका डाला है जेएनपीसी का राहुल सोनिया, अब आपको सब बोल रहे हैं कि चोर हो तुम, चौकीदार चोर है, और आप सुनते रहे। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे हमको बुरा लगता है भाई। तो आपने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा जो है बिल्कुल गर्त में डाली हुई है। तो आज जो ये घटना हुई है वहाँ की, पंजाब की जो है, तो इसके लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। कोई रसूख, कोई इकबाल प्रधानमंत्री पद का यानी रह नहीं गया है। तो नहीं तो वो चनी की बढ़ती हिम्मत कि आपकी सुरक्षा में ही नहीं, बल्कि वो जो साजिश जेएनपीसी ने रची थी, यानी उसको अंजाम देने में वो भागीदार होता। तो इसके लिए मुख्य जिम्मेदार आप जो है आप खुद हैं मोदी जी। और पता नहीं इसके आगे क्या क्या काम करवाएंगे। शमशान अपने 26 जनवरी के दिन जो है देश को शमशान किया हुआ है। आतंकवादी चढ़ गया था वो लाल किले पर, और हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर चढ़ करके हमारा राष्ट्रीय गौरव जो है वो तिरंगे को हटाया था उसने। तो आपकी कायरता जो है बहुत महंगी पड़ रही है। मैंने कायरता इस कदर की, ये मुल्क बराबर जो है वो शर्मसार होता है। मान लीजिए कुछ घटना हो भी गई होती, आपकी हत्या हो गई होती, तो कितना ये देश है वो शर्मसार होता। तो इसके लिए भी जिम्मेदार आप हैं, आपकी कायरता। तो जहां पहलू एक और है, दूसरी ओर एक स्वर से वो सिद्धू एनपीसी का, कांग्रेस का, अकाली वाले भी, और बीजेपी का जो प्रवक्ता नया बना है वो मनजिंदर सिंह ढींढसा, ये सब कह रहा है कि पंजाबियत जो है वो बदनाम हो रही है। हम इन सबों से पूछना चाहते हैं कि पंजाबियत क्या होती है जी? ये तुम पंजाबियत की बात करेगा तो कोई तो सब शुरू हो जाएंगे। यूपीयत क्या होता है, बिहारियत क्या होता है, वो राजस्थानियत क्या होता है, मध्य प्रदेशियत क्या होता है। ये सब जो है कि कोई भी घटना हो हमेशा बांटने वाली, और इसी के आधार पर वो जितने भी कश्मीर से आते बोलते कश्मीरियत। देखिए सभी लोग जान लें, इस देश में न तो कश्मीरियत चलेगा, न तो पंजाबियत चलेगा, न तो बिहारियत चलेगा, न तो यूपीयत चलेगा, सिर्फ चलेगा भारतीयता। लेकिन ये सब इतने नीच मैंने वो दृष्टिकोण के हैं और विचारों के हैं कि एक तो जो है इतनी बड़ी वो साजिश हुई, उस साजिश के अपराध को ढकने के लिए पंजाबियत। तो ये सारे जो दृष्टिकोण हैं वो इस देश के लिए बहुत ही खतरे की बात है। इसीलिए भारतीयता की कितनी आवश्यकता है इसको आप समझिए। कभी वो गुजरात बोलते हैं गुजरात गर्वी, और फिर महाराष्ट्र में बोलता है कि मराठी अस्मिता। सिर्फ एक ही अस्मिता है, भारतीयता, भारत की अस्मिता है। इसीलिए बराबर दिमाग में आता है कि यदि ये तो इन गद्दारों ने यानी वो सत्ता मैंने वो छीन लिया,
अंग्रेजों की भी चाल थी कि सत्ता सिर्फ इसी गद्दार जो इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ही मिले। लेकिन कल्पना करें कि यदि सत्ता हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिलती तो कोई आज नहीं कहता कि ये पंजाबियत है तो ये गुजरात गरबी है, तो ये बंगालियत है, तो ये तमिलियत है, ये फलाने ठिकाने। सिर्फ एक ही बात रहती, ये देश भारत है, सभी लोग भारतीय हैं और माहौल से भारतीयता का, बात खत्म। ऐसी सोच वालों ने हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो इसी प्रकार से जो है वो उनको रास्ते से हटवाया था, हत्या करवाई थी। और हत्या कराने वाला कोई और नहीं, यही गद्दार जवाहरलाल नेहरू ही था। आज लोगों का दिमाग बिल्कुल बतख बना हुआ है, सिर्फ गांधी नेहरू और उसी बंधक को और ये हवा देते हैं बीजेपी वाले, उसमें डाल दिया गोडसे और सावरकर का। मैं YouTube पर देख रहा हूं तमाम, जब से भारतीय वाम ताकत दल भारत विभाजन की वास्तविकता के विषय में कुछ पूरा तो नहीं, थोड़ा सा उसका बहुत थोड़ा सा जो है अपनी आवाम को अवगत करवा रहा है कि कि सत्ता हथियाने की हवस में किस प्रकार ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जो है सत्ता भी हथियाई और देश को भी बांटा, और देश बांटने का इल्जाम भी यानी जो है वो जो है और वो औरों के सिर पर मड़ा और औरों के सिर पर मड़ा, जैसे जिन्ना साहब के। और जब सत्ता हथिया लिया तो सारी इसकी हरकतें इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की देश के खिलाफ ये गद्दारी ये करता ही गया, देश के खिलाफ गद्दारी ये करता ही गया। चाहे मसला कश्मीर का हो, चाहे मसला चीन का हो, चाहे अपनी भारतीय सेना का हो, बिल्कुल गद्दारी करता ही गया है ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और आज भी वही तो आज भी वही देश के गद्दार जो पत्रकार हैं उनका नाम मैं बोलता हूं और नाम लेना बहुत जरूरी है। एक है मुकेश कुमार, आशुतोष, और ये दोनों बुला लेते हैं। एक जो है वो इतिहासकार के रूप में राम पुनियानी को, और इश्तियाक अहमद को का वो सिर्फ जो है नेहरू की तो ये गद्दार किस्म के देश के गद्दार पत्रकार आशुतोष और मुकेश कुमार और जो है आलोक जोशी और जो है अशोक वानखेड़े इत्यादि जो है, फिर वही इन दोनों गद्दारों को मतलब गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू के सारे पापों को ढकते हैं और उनकी जो है झूठी जो है यानी मंडन करते हुए देश के विभाजन का इल्जाम जो है वो किसी और के मत्थे, कभी मुस्लिम लीग के मत्थे, कभी वो जिन्ना साहब के मत्थे, कभी आरएसएस, कभी ऐसे। तो ऐसे पत्रकारों को भी ये सारे पत्रकार जो है मोदी जी के शासन काल में पल रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं, पता नहीं कायरता के कारण जो है जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं किसी भी रूप में, पत्रकारों के रूप में, मीडिया के रूप में, बौद्धिक वर्ग के रूप में
सारी जो है वो भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी सक्रियता जो है बहुत बढ़ गई, उनका तांडव बहुत बढ़ गया है। तो हमारा देश जो है बहुत ही आंतरिक रूप से असुरक्षित हो गया है मोदी जी के आने से। सारी जो है देश विरोधी ताकतें जो है वो और इसको बीजेपी वाले वो ढकते कैसे हैं? ये सारी देश खतरनाक किस्म की जो देश विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों के बेस में, मान लीजिए एनपीसी है, ये वाम दल है, और ये पत्रकारों का रवीश कुमार है, आशुतोष है, संदीप चौधरी है, मानिक गुप्ता है, ये तमाम हैं। तो इनको ये सब वैसे बराबर तो नहीं कहते, इनको बोलते हैं ये मोदी विरोधी है। बताइए, जो देश के लिए जो देश के लिए खतरनाक हो उसको बोल देना कि वो किसी व्यक्ति का विरोधी हो, सारा पाप उसका धुल गया ना। और जिस कन्हैया कुमार ने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उस कन्हैया कुमार के खिलाफ इन्होंने कभी भी जो है बीजेपी वाले जो कर रहे हैं ना ये जो है ये प्रदर्शन, उस कन्हैया कुमार के खिलाफ और उस कभी भी प्रदर्शन नहीं किया। इस कन्हैया कुमार को सेना को सौंपना चाहिए, देश के बाहर वो निकालना चाहिए, कुछ नहीं। तो बीजेपी वालों का भी जो राष्ट्रवाद है वह इस देश के लिए बहुत ही वो खतरनाक बन गया है। बताइए, जो कह रहा है कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको ये बीजेपी वाले देश के लिए खतरा नहीं मानते हैं। अब इनसे पूछा जाए, अब जो उनको इन बीजेपी वालों से पूछा जाए कि जो ये कह रहा हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसकी इतनी खतरनाक मंसूबा, उसकी खतरनाक गतिविधि कि भारत के टुकड़े की बात कर रहा है, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रखने की बात कर रहा है, उसको ये कह रहा है कि टुकड़े गैंग का है। जबकि देशभक्ति ये कहते हैं कि ऐसे तत्व को जो तुरंत जो है सेना के हवाले करिए, उनके समर्थकों को भी सेना के हवाले करिए, ताकि इन तत्वों का विनाश हो। ऐसे तो राष्ट्रवादी हैं ये बीजेपी वाले। तो इसीलिए धीरे धीरे बातें स्पष्ट हो रही हैं कि बीजेपी भी इस देश के लिए वो खतरनाक वो बन चुकी है। आज जितनी भी वो साजिशें, ठीक है, ये एनपीसी साजिश कर रहे हैं कि इनको मोदी जी को रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन इसकी भी जड़ में मोदी जी है और उनकी कायरता है। जब आप इस राहुल गांधी को पालेंगे, सोनिया गांधी को पालेंगे, इन सबों को पालेंगे, तो ये सांप जो है आपको भी डसेंगे और देश को तो वो देश को तो वो डस ही रहे हैं। तो और ऊपर से जो है वही झूठा कि सबका साथ सबका विश्वास, सब माने जो देश को धोखा दे रहा है, देश को हमेशा संकट में डाला और अपने को भी संकट में डाल रहा है, वो कह रहा है कि सबका साथ सबका विश्वास। कैसे हो सकता है? इसलिए जरूरत इस बात की, असल बात है कि इनका वर्णन करने से, वर्णन तो भारतीय ताकत दल इसलिए कर रहा है कि इनको पहचानिए, ठीक से पहचानिए। ये राष्ट्रवादी नहीं है,
ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए ये राष्ट्र विरोधी हैं, जो 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 देश के इतना खतरनाक ये राहुल गांधी देशद्रोही है। इसको कभी भी देशद्रोही नहीं बोलते हैं, गद्दार नहीं बोलते हैं। तो इतने खतरनाक को ये पालने वाले वही हाल जो है वो वामपंथी का है। कल मैं देख रहा था कि वो वीके सिंह है, बताइए वीके सिंह की जो भी इज्जत थी इसमें सेना में, उन्होंने अपनी सारी इज्जत मिटा दिया बीजेपी में आकर के। वो जो है किसी ने पूछा कि भाई कि राहुल गांधी हमेशा बोलता रहता कि चीन सेना घुसाई, तब ये कह रहे हैं कि वीके सिंह कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी है इन्होंने जो समझौता कर लिया। अरे वीके सिंह महोदय, खैर ऐसे लोगों के विषय में बात करना ठीक नहीं। अरे भाई जब उसने समझौता किया, उसने इस गद्दार राहुल गांधी ने तो इस मोदी ने जांच करवाया कि आखिर इसने क्या समझौता किया। इसने सिवाय हर वक्त जो है इन गद्दारों को बचाना, तो इसीलिए भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कोई बताना चाहता है कि हर एक गतिविधि इस बीजेपी को और मोदी जी की देश के गद्दारों को, देश के दुश्मनों को, खतरनाक दुश्मनों को बचाने की साजिश इनकी है। और वो साजिश आज थोड़ी सी हल्का सा जो है या कुछ उसका पोर्शन जो है वो उल्टा पड़ा है इनको, मोदी जी को। तो जो देश के दुश्मनों को बचाए, जो देश के दुश्मनों को पाले, वह इस देश का सबसे बड़ा वो दुश्मन है। और इस देश को जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और इससे भी बड़ी बात है कि जब ये बात भारतीय आवाम ताकत दल बताता है तो बीजेपी वालों पर असर नहीं होता है। वो जो उसके सिखाए पढ़ाए आते हैं, बस उनके यही चिंता रहती है कि हमारे मोदी जी नहीं रहेंगे, योगी नहीं, तो वो सनातन का क्या होगा। देश की चिंता नहीं है, सनातन का क्या होगा। हमारे वो हमारे जो है राम मंदिर का क्या होगा, बताइए। देश की सुरक्षा को खतरे में डाल करके ये बात करते हैं सनातन की, ये बात करते हैं राम मंदिर की। तो कोई बात नहीं है, सारी जिम्मेदारी इसमें अपनी जो आदरणीय जो आवाम है, आदरणीय भारतीय भाई बहन, उन्हीं के कंधों पर है। जब तक इनको नष्ट में नाबूद नहीं करेंगे, ये देश, इस देश को, आवाम को ये कष्ट मिलता ही रहेगा। और जब आप नष्ट में नाबूद करिए तो फर्क मत करिए। सभी जो है अब अपने तरीकों से इस देश को तकलीफ पहुंचाने में, देश को बांटने में, देश को कमजोर करने में सभी एक हैं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।